नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा इस पार्टी के साथ करेगी गठबंधन। अखिलेश यादव ने किया खुलासा, कहा पार्टी 350 सीटें जीतेगी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गाजीपुर बवाल पर अब किसानों ने बीजेपी पर दर्ज कराया केस। कल बॉर्डर पर हो गई थी भिड़ंत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मेडिकल सेक्टर को प्राथमिकता नहीं दे रही सरकारें, यह है चिंता का विषय। ये बड़ा बयान दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सपा इस पार्टी के साथ करेगी गठबंधन। अखिलेश ने किया खुलासा, कहा पार्टी 350 सीट जीतेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं और अभी से जो समीकरण नजर आ रहा है उसके अनुसार इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में सपा की रणनीति गठबंधन को लेकर क्या होगी, इस पर सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। अखिलेश यादव ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और वे बदलाव के लिए वोट करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सरकार को गरीबों और बेरोजगारों की चिंता नहीं है, वह मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को कूड़ेदान में डाल दिया है और जनता के साथ छल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अधिकारियों को मनमानी करने की छूट दे रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में यूपी में चुनाव नहीं होगा बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि उनकी पार्टी विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 350 सीटें जीतेगी, क्योंकि आम जनता भाजपा सरकार के खिलाफ है। कोविड-19 टीकाकरण पर तीखा हमला कर चुके अखिलेश यादव ने आज कहा कि सबको टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने अपने टीकाकरण पर कहा कि जब उत्तर प्रदेश में सबका टीकाकरण हो जाएगा तो वे भी लगवा लेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव टीका लगवाते नजर आ रहे थे। उसके बाद से अखिलेश यादव ने टीकाकरण पर सकारात्मक बयान दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बवाल पर अब किसानों ने बीजेपी पर दर्ज कराया केस। कल बॉर्डर पर हो गई थी भिड़ंत। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में गुरुवार को किसानों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ये केस बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया है। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने 200 अज्ञात किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बुधवार को गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस बवाल में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई थी। इस मामले पर गुरुवार को किसानों ने बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ये एफआईआर गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में आईपीसी की धारा 147, 323, 504 और 506 के तहत दर्ज कराई गई है। शिकायत में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और झगड़े के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ये भी कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंच में आकर गाली गलौज की और किसानों के साथ मारपीट की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिन दहाड़े किसानों को डराने और जान से धमकी देने की नियत से हमला किया था। इससे पहले बुधवार को बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े 200 लोग लाठी डंडे लेकर उनके सामने आए और उनके साथ मारपीट की। इस बीच बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी और पुलिस के बीच मिलीभगत होने का आरोप भी लगाया। मोर्चा का कहना था कि यूपी पुलिस ने बीजेपी की शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन किसानों की शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। इसको लेकर यूपी के कई पुलिस थानों के बाहर मोर्चे ने धरना दिया। हालांकि बाद में गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में किसानों की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेडिकल सेक्टर को प्राथमिकता नहीं दे रही सरकारें, यह है चिंता का विषय। सीजेआई रमन्ना। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि सरकारें मेडिकल सेक्टर को प्राथमिकता नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल प्रोफेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी किल्लत है, लिहाजा इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी और की नाकामी के चलते डॉक्टरों पर ड्यूटी के दौरान हमले किए जा रहे हैं। सीजेआई ने ये बातें डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने डायबिटीज के खिलाफ एक कैंपेन को भी लॉन्च किया। सीजेआई ने कहा कि तंबाकू और पल्स पोलियो अभियान जैसे जागरूकता आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है और राज्यों को बड़े पैमाने पर कदम उठाना होगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, ये बेहद दुखद है कि ड्यूटी के दौरान हमारे डॉक्टरों पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि मेडिकल प्रोफेशनल और की नाकामी के लिए सजा पा रहे हैं?
चिकित्सा पेशेवरों, बुनियादी ढांचे, दवाओं और पुरानी प्रौद्योगिकियों, इन चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा क्षेत्र को प्राथमिकता न देना तत्काल चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लोग ईमानदारी से 1 जुलाई को डॉक्टरों का अभिवादन तभी कर सकते हैं जब संबंधित चिकित्सा निकाय और सरकारी एजेंसियां इन चिंताओं को दूर करने के लिए एकजुट हों। न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने कहा कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हमला किया जाता है। उन्होंने कोरोना के दौरान डॉक्टरों से काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि 798 से अधिक डॉक्टरों ने कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान गंवाई। मेरी प्रार्थना है और सहानुभूति उन चिकित्सा पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए है जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाई है। दुनिया अभी भी महामारी के विनाशकारी प्रभाव से जूझ रही है। डॉक्टर अथक और निस्वार्थ भाव से घातक महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाषण में CJI ने इस बात को लेकर भी अफसोस जताया कि डॉक्टर 8 से 9 साल की मेहनत और पढ़ाई के बाद भी अच्छी सैलरी पाने के लिए संघर्ष करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर एक अच्छा अस्पताल खोलने में भी नाकाम रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी हाईकोर्ट के चुनाव आयोग को लताड़, कहा चुनाव में नहीं होनी चाहिए गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने चुनाव आयोग को सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि वह चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ जिला पंचायत पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनीता की याचिका पर पारित किया। याचिका की ओर से कहा गया कि सत्ताधारी दल की प्रत्याशी श्रद्धा सागर के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों व उनके रिश्तेदारों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का 3 जुलाई को है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव योगी सरकार द्वारा अपहृत कर लिया गया है। यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य कहां जाएंगे, किस पार्टी को मत देंगे, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। बुलंदशहर में हमारी पार्टी के 3 सदस्यों पर पुलिस ने FIR दर्ज किया और दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार 25 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मार मार कर भगा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई से 8 अगस्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। इसमें 403 विधानसभा क्षेत्रों में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी बनाए हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर क्यों योगी सरकार ने राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी? जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राकेश टिकैत को 2 और गनर दिया है। अब उनकी सुरक्षा में 3 गनर तैनात रहेंगे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पिछले 7 महीने से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वह किसानों के साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जब पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की तो राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को दोबारा खड़ा कर दिया। तब से राकेश टिकैत किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय बन गए हैं। जगह जगह उनकी सभाएं होती हैं। इसी बीच राकेश टिकैत को कॉल और व्हाट्सएप के जरिए धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। राकेश टिकैत को अप्रैल और मई में गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इससे पहले राकेश टिकैत को दिसंबर में फोन पर धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने बिहार के भागलपुर से एक युवक मानव मिश्रा को गिरफ्तार किया था। फिर अप्रैल में फिरोजाबाद के एक युवक को राकेश टिकैत को धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था। हाल ही के दिनों में राकेश टिकैत को धमकी मिलने का सिलसिला बढ़ गया है। इन धमकियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार अब राकेश टिकैत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि शासन के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से राकेश टिकैत को 2 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब राकेश टिकैत की सुरक्षा में 3 गनर तैनात रहेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की सियासत में श्री कृष्ण की एंट्री, नए नारे के साथ दिखे अखिलेश यादव के पोस्टर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में भगवान श्री राम के बाद प्रभु श्री कृष्ण की एंट्री भी हो गई है। लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नए पोस्टर और होर्डिंग दिख रहे हैं, जिस पर नया नारा लिखा हुआ है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। यह पोस्टर मुख्यमंत्री आवास के चौराहे और लखनऊ के अन्य प्रमुख चौराहों पर लगाया गया है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त 2022 में होने वाले यूपी विधान
विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा के नए पोस्टर और होर्डिंग लगे नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूपी की सत्ता में वापसी करना अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई सीधे बीजेपी से है। हालांकि इन दिनों अखिलेश यादव काफी मेहनत कर रहे हैं। कोविड का पहला चरण खत्म होने के बाद जब अनलॉक हुआ तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा किया। अखिलेश यादव ने 240 विधानसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर रात 12-1 बजे तक उनसे मिलने पहुंच जाते थे। उन्होंने हर जिले में प्रशिक्षण शिविर के दौरान लगभग 1500 कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 बातचीत कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यूपी में सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है। वो बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी के कई मजबूत नेताओं को सपा में शामिल करवा चुके हैं। यानी चुनाव से पहले सारे कील कांटे दुरुस्त करने में अखिलेश जुटे हैं। साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी तब उसे 224 विधानसभा सीटें, सपा 2022 में भी ऐसी ही वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिलेंडर के रेट पर चिदंबरम का मोदी है मुमकिन है वाला तंज, दिया 1 साल का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, महंगे पेट्रोल और डीजल से आम आदमी पहले से परेशान है। अब सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ा दी है। इस बार रसोई गैस की कीमत 25.50 रुपए बढ़ाई गई है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी है मुमकिन है। पूर्व वित्त मंत्री ने इस बारे में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने 2020 से 2021 के दौरान रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत नवंबर 2020 में 594 रुपए से बढ़कर 1 जुलाई 2021 को 834 रुपए पर पहुंच गई है। चिदंबरम ने अपने ट्वीट में बताया कि पिछले साल नवंबर से इस साल 1 जुलाई तक सरकारी तेल कंपनियां 7 बार बढ़ोतरी कर चुकी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के साथ अब एलपीजी की कीमतें बढ़ने से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें इजाफा किया। इस बार रसोई गैस की कीमत 25.50 रुपए बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 834.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। अभी तक 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 809 रुपए में बिक रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन, 7 जुलाई से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस एक तरफ जहां संगठन मजबूत करने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कवायद भी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आज कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों और विभागों के साथ बैठकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो 17 जुलाई को राज्य स्तरीय आंदोलन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत 7 जुलाई को तहसील स्तर से होगी। पूरे देश में ब्लॉक, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं इसमें जुड़ेंगे। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, किसान कांग्रेस, मजदूर कांग्रेस, पिछड़ा विभाग, चिकित्सा विभाग, पर्वतीय प्रकोष्ठ, खेलकूद, व्यापार प्रकोष्ठ, सूचना के अधिकार विभाग सहित अन्य सभी कांग्रेस के संगठनों के साथ इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि 7 जुलाई को तहसील स्तर पर थाली बजाकर महंगाई और पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत होगी। इसके बाद 12 जुलाई को रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी के जरिए 5 किलोमीटर की यात्रा कर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 14 और 15 जुलाई को पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान और 17 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। सूत्रों के अनुसार राज्य स्तरीय प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज करने के पक्ष में नहीं, शरद पवार बोले विवादित भाग में हो संशोधन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर देने के बजाय इसके उस भाग में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को इससे दिक्कत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। शरद पवार से पूछा गया था कि क्या किसानों की मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस भाग में संशोधन कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कानून से संबंधित सभी पक्षों से विचार करने के बाद ही इसे विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। देश के पूर्व कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने कहा कि राज्यों को अपने यहाँ इस कानून को पास करने से पहले इसके विवादित पहलुओं पर विचार करना चाहिए, तभी कोई फैसला लेना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के 2 दिनों के सत्र में आ पाएगा। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि यदि ये आता है तो
तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। बता दें कि केंद्र के द्वारा पास किए गए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले साल 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि मंत्रियों का एक समूह इस कानून पर विचार कर रहा है। अगर ये समूह कुछ अच्छे और किसानों के हक में जरूरी बदलाव लेकर आता है तो इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बोले अखिलेश, जो सबसे आखिरी वैक्सीन बचेगी वो लगवाऊंगा मैं। जी हां दोस्तों, अपने 48वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे और सबसे अंत में वैक्सीन लगवाएंगे। जो आखिरी बची वैक्सीन हो उन्हें लगाया जाए। साथ ही दावा किया कि अगले साल प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि अपने जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी से अपील की कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाए। बीजेपी की दोनों जगह सरकारें हैं और यह वही पार्टी है जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए और कहा कि 2 डोज जरूरी है, और आज वही बीजेपी कह रही है कि 1 डोज जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर वो वैक्सीन हमें लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों को वैक्सीन लगवा दें। अंत में जो एक वैक्सीन बचे वो हमें लगा दें। एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे इसलिए बधाई दी क्योंकि मैंने उन्हें पूर्व में बधाई दी थी, इसी नाते उन्होंने भी मुझे बधाई दी। इसी साल जनवरी में जब वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही थी तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। उनके इस बयान पर खासा विवाद भी हुआ था और बीजेपी ने जमकर निशाना भी साधा था। लेकिन पिछले महीने अखिलेश ने यू टर्न लिया और ट्वीट कर कहा वो सिर्फ भारत सरकार का टीका लगवाएंगे, वो सिर्फ भाजपा के टीके के खिलाफ थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर सीमा झड़प मामला, टिकैत ने कहा जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रच रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, गाजीपुर सीमा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को भाजपा पर जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बीकेयू की ओर से जारी बयान के अनुसार टिकैत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान नेताओं को काले झंडे दिखाए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने कृषि कानूनों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। एक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झड़प उस वक्त हुई जब भाजपा कार्यकर्ता एक फ्लाईवे पर जुलूस निकाल रहे थे, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से बीकेयू के समर्थक नवंबर 2020 से डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण 7 महीने पुराने विरोध को दबाने के लिए भाजपा और आरएसएस की साजिश है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जब वे भाजपा के नवनियुक्त महासचिव अमित वाल्मीकि के सम्मान के स्वागत जुलूस निकाल रहे थे तो अपशब्दों और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से झड़प। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय किसान मंच। 3 महीने में 1 करोड़ लोगों से जुड़ने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय किसान मंच ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा जारी बयान के अनुसार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के हितों की बजाय पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय किसान मंच में कहा गया है कि पिछले 7 महीनों से अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमा पर केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी अनदेखी कर रही है। शेखर दीक्षित ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 2017 में किसानों से जितने वादे किए थे वो सब झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा गन्ना किसानों को 10 दिन में उनका पैसा नहीं मिला, खाद से लेकर बीज तक सबकी कीमत बढ़ गई और उपज बेचने जाओ तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में किसान कैसे जिएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों पर हुए हमले को लेकर अखिलेश ने भाजपा को घेरा, कहा यह हताशा का विभत्स रूप। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला, ये भाजपा की हताशा का विभत्स रूप है। दरअसल कृषि कानून के विरोध में पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गई। हंगामे और मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया। हालात इतने खराब होते गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, आज गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरह तोड़फोड़ कर किसानों व किसान नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, वो खेल अब देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है। किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला, ये भाजपा की हताशा का विभत्स रूप है। #किसान
नहीं चाहिए भाजपा वही। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से कुछ लोग बीजेपी के झंडे लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं। वे यहां हिंसा शुरू करना चाहते हैं। आज वे मंच पर गए जहां नारेबाजी की गई और पथराव शुरू कर दिया। वो अपने झंडे यहां छोड़े और भाग गए। इसका मतलब है कि उन्हें पैसे देकर यहां भेजा गया था। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से भी कई लोग जख्मी हुए हैं। हमने पुलिस में शिकायत की है। टिकैत का आरोप है कि पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी को झटका, गैस सिलेंडर की कीमत में लगी आग। घरेलू के साथ कमर्शियल भी हुआ महंगा। सब्सिडी का पैसा लेने के लिए करें यह आसान काम। जी हां दोस्तों, आम जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ी है। जी हां, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त लोगों को सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को झटका देने का काम किया है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है। इस नई बढ़ोतरी की बात करें तो इसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर जहां 25.50 रुपए महंगा हो चुका है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 76 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले तेल कंपनियों ने 1 जून को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 122 रुपए घटकर 1488.50 रुपए प्रति सिलेंडर की गई थी। यहाँ चर्चा कर दें कि 1 मई को गैस कंपनियों ने कमर्शियल यूज में आने वाले 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 45 रुपए की कटौती करने का काम किया था। उस वक्त इसके भाव घटकर 1610.50 रुपए पर आ गए थे। वहीं अप्रैल की शुरुआत में घरेलू रसोई गैस 10 रुपए सस्ती हो गई थी। साल 2021 की बात करें तो इस साल घरेलू गैस की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनियों ने जनवरी में इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन 4 फरवरी को कीमत में 694 रुपए से 25 रुपए बढ़कर यह 719 रुपए का हो गया। इसके बाद 15 फरवरी को कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की गई। फिर 25 फरवरी को 25 रुपए के उछाल के साथ इसकी कीमत 794 रुपए हो गई। 1 मार्च को घरेलू गैस की कीमत में फिर 25 रुपए की तेजी आई। अप्रैल में कीमत में 10 रुपए की गिरावट